चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर की सेट फर्स्ट है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा सेट सेकेंड, उसके बाद सेट थर्ड, फिर उसके बाद आपके सही मॉडल क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको बताऊँगा एक साथ। इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स, जो कि होगा मैथमेटिक्स का होगा, यानी कि मैथमेटिक्स का होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें कि सेट फर्स्ट है, क्लास 9th का है, मैथमेटिक्स का है। सामान्य निर्देश भी पढ़ लेते हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या यानी कि 40 है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि सेट फर्स्ट में आपके केवल और केवल आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको छांटना है। सभी वैकल्पिक हैं यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सही प्रश्न 1 अंक के हैं, यानी कि 1 अंक मिलेगा आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर। पूर्णांक यानी कि 40 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है यानी कि आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है आपको कि कौन एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता होगा कि 0 एक परिमेय संख्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे एक यानी कि बटे में एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है। और अंडर रूट 2, जो अंडर रूट 2 है वह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वह कर्णी में है, वह स्वयं से विभाजित हो सकती है और एक से विभाजित हो सकती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। और पाई क्या है, तो पाई भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। बट यहाँ की अगर इसकी वैल्यू दी जाती यानी कि 22/7 दी जाती तो वह भी आपकी परिमेय संख्या होती। इनमें से कोई नहीं, यह तो बिल्कुल रॉन्ग है, यानी कि आपका जवाब होगा 0 एक परिमेय संख्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलते हैं कि इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है, यानी कि 3 और 4 के बीच कौन सी परिमेय संख्या स्थित है। तो 3/2, क्या 3/2 3 और 4 के बीच स्थित है? नहीं दोस्तों, यह बिल्कुल इनकरेक्ट बात है। 7/2 यानी कि जो 7/2 है, क्या यह 3 और 4 के बीच में स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल है, क्योंकि 7/2 यानी कि यह 3.5 हो गई, यानी कि 3.5 हो गई, इसलिए यह है 3 और 4 के बीच में स्थित होगी। और 3/4 यानी कि 3/4 क्या 3 और 4 के बीच में स्थित है? नहीं दोस्तों, यह बिल्कुल इनकरेक्ट है। 4/3 क्या 3 और 4 के बीच में स्थित है? नहीं दोस्तों, यह भी इनकरेक्ट होगा, इसलिए आपका जवाब क्या होगा, तो 7/2 आपका 3 और 4 के बीच स्थित है, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है, वेरी मोस्ट है कि निम्नांक यानी कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है और कौन है, यानी कि कौन है निम्नलिखित में से कौन संख्या कौन है, यानी कि कौन अपरिमेय संख्या कौन है। तो आपको यह बताना होगा, क्या 3 अपरिमेय संख्या है, या फिर 1/3 अपरिमेय संख्या है, या फिर अंडर रूट 4 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता होगा कि 3 एक परिमेय संख्या है और 1/3 यानी कि 1/3 भी आपकी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या होगी। और अंडर रूट 4, जो अंडर रूट 4 है, इसका यह है आपका अंडर रूट 4 यानी कि 2 × 2 आपका 2 निकल कर आएगा, इसलिए यह भी आपकी परिमेय संख्या होगी। बट यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपका जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है कि पाई क्या है। फिर जो पाई है अभी अभी आपको बताया गया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि 36 बार यानी कि 36/100 का दशमलव प्रसार होगा। जो 36/100 है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, क्या शांत होगा, या फिर अनवसानी यानी कि अनवसानी आवर्ती होगा, या फिर अनवसानी अनावर्ती होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि 36/100 का दशमलव प्रसार हमेशा सदैव सदैव आपका शांत होगा, क्योंकि यह शांत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं कि 5 + ब्रैकेट क्लोज है और 5 - ब्रैकेट क्लोज है, किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, किसके बराबर होता है। तो आपको पता होगा कि a+b के होल स्क्वायर यानी कि a² - b² के यह फॉर्मूला से दिया गया है। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है a+b और a-b। तो आपको पता होगा कि यानी कि 5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 5 का 25 होता है, और यानी कि माइनस करते हैं -b², तो अंडर रूट 5 का जब हम स्क्वायर करते हैं यानी कि अंडर रूट 5 का, तो 5 आ जाता है, तो 25 में से यानी कि 5 गए तो आपका जवाब आएगा 20, इसलिए आपका विकल्प चौथा वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन एक चरमी बहुपद है। फ्रेंड्स, कौन एक चरमी बहुपद है, यहाँ पर बात हो रही है कौन एक चरमी बहुपद है। तो बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद यानी कि जो कि एक से अधिक पद हों। तो आपका जवाब होगा कि x² + 2x + 1, यानी कि यह एक चरमी बहुपद होगा। और यानी कि यह सभी इनकरेक्ट हैं, बट यहाँ पर x² + 2x + 1 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, यानी कि कौन बहुपद नहीं है। तो 3 √x + x √2, या फिर
वाई प्लस टू वाई यानी कि 2/y, फिर वाई स्क्वायर प्लस 2, फिर 5x³ प्लस 4x+7। आपको यह कमेंट बॉक्स में हमें बताना होगा कि कौन सा इसमें से बहुपद नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने है। x=1 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा कि x= जब 1 है तो आपका आएगा यानी कि 5 की जब हम 1 से गुणा करते हैं तो आपका 5 ही आता है, और माइनस 4 की यानी कि 4 एकम 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर हम 1 ही मिलता है, तो 4 एकम 4 प्लस 3 यानी कि 4 3 7 आपका क्या आएगा। तो भाई आएगा आपका -2, यानी कि -2 किस में दिया जा रहा है, यानी कि 4 3 7 होते हैं, 4 3 7 यानी कि 5 में से जब 7 गए तो आपका जवाब क्या आएगा। तो आपको पता होगा कि क्या आना चाहिए आपका। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आइएगा इसका जवाब क्या होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड वाला भी देखते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यानी कि इसमें आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5x माइनस 4x² प्लस 3, यानी कि 4 है यानी कि 5x यानी कि 5 एकम 5 और प्लस 3 है तो 8 यानी कि 8 हो गए, -4। तो आपका जवाब क्या आएगा भाई, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है जो आ चुका है आप सामने है कि x+1 से 3x² प्लस x-1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स कैसा शेषफल प्राप्त होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। फिलहाल कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 3x² प्लस x-1 को हम x+1 से भाग देते हैं तो हमें शेषफल किस तरीके से प्राप्त होता है, तो इसे भाग कर लेते हैं। तो x+1 इधर लिख दीजिए, और यानी कि 3x² और प्लस x-1 आप इसे इधर लिख दीजिए। तो 3 यानी कि 3x में जाएगा तभी आपका 3x² होगा, तो 3x²। और यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है कि 1 है, यानी कि यहाँ पर प्लस x है तो प्लस x यानी कि 3x जब हम गुणा करते हैं, यानी कि x यानी कि 3x में जब हम 1 से गुणा करते हैं तो 3x आ जाता है आपका। तो आपका आएगा यानी कि 2x आएगा आपका, 2x -1, तो 2x आएगा। तो आपको क्या पता लगेगा, आप इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा इसका यानी कि शेषफल क्या आएगा। तो 12x² माइनस 7x प्लस 1 के गुणनखंड है फ्रेंड्स कौन से होंगे, तो आपको पता होगा यानी कि 12 यानी कि 12 एकम 12 यानी कि 4 प्लस 3 यानी कि 4 प्लस 3 यानी कि 4, यानी कि आपका जवाब क्या आएगा भाई, आएगा आपका 3x यानी कि 3x। तो 3x माइनस यानी कि 3x आपका क्या आना चाहिए, तो आपको पता होगा कि 3x माइनस यानी कि -1 और 4x -1 आपका गुणनखंड यानी कि इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 12 भी दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि x-1 px= यानी कि x-1 है px= x² प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि इसका भी आपको मान ज्ञात करना है। तो x= यानी कि 1 रख दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा निकल कर। तो यानी कि k यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यानी कि k है तो px यानी कि a रखना है आपको, x बराबर 1 रखना है। तो यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गए, तो k -2 आपका आंसर मिल जाएगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन कौन से हैं आपको यह बताना होगा। तो 2x + 5 = 0, क्या यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है? नहीं दोस्तों, इसमें केवल और केवल एक चर है, और x + y = 1। जी हाँ फ्रेंड्स, यह दो चर में रैखिक समीकरण है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, वह आएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भी लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है कि 2x + 3y = 9 को ax + by + c = 0 में व्यक्त करने पर a, b और c का मान ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर बात हो रही है तो आपको इसका मान भी ज्ञात करना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 भी देते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है कि निम्न हलों में से कौन समीकरण x + 2y = 6 का एक हल होगा। तो आपको पता होगा कि कौन सा हल है इसमें से। तो आपको क्या आप जानते हैं इसका फुल सोल्यूशन क्या होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि जब हम x = 0 रखते हैं तो आपका यह मान बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x जब हम 0 रखते हैं तो 0 + 0 आपका 6 नहीं आ पाता है, और 0 यानी कि 0 और 4 यानी कि 2 चौक यानी कि 2 चौक 8, यह भी आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि 8 और 8 बराबर 6 नहीं आ सकता है। और 4 यानी कि 4 जब हम रखते हैं यहाँ पर तो 4 और प्लस यानी कि 2, यह भी इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। और यहाँ पर 4 और 1 रखते हैं तो जब हम x के स्थान पर जब 4 रखते हैं तो आपका 4 और 2 एकम 2 यानी कि 6, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं कि x और यानी कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, क्या भुज कहते हैं या फिर कोटि कहते हैं या फिर मूल बिंदु कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो आपको पता होगा कि x और y के जहाँ पर मूल बिंदु जब कटान करते हैं, यानी कि जब जहाँ पर कट करते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं कि x निर्देशांक को क्या कहते हैं। फ्रेंड जो x निर्देशांक होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या भुज कहते हैं या फिर कोटि कहते हैं या फिर a और b दोनों कहते हैं।
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बारहा बताया है कि एक्स का जो निर्देशांक है उसे हम हमेशा भुज कहते हैं और वाई के निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है कि आकृति में बिंदु यानी कि बिंदु के आपको निर्देशांक याद करना है। तो बिंदु पी के आपको निर्देशांक आपको याद करना है। तो बिंदु पी के निर्देशांक देखते हैं, पहले तो हम एक्स की गिनती हैं, फिर उसके बाद वाई की गिनती हैं। तो आपको पता होगा कि 4 वाई यानी कि 4 और 2 होना चाहिए, यानी कि 4 यहाँ पर एक्स में दी जा रही है और 2 आपकी किस में दी जा रही है। तो आपको पता होगा कि 2 यानी कि वाई में दी जा रही है। तो फिलहाल के यहाँ पर 3/2 है, यानी कि 3 और 3,2 है, और यानी कि 2,3 है, 0,2 है, 3,0 है, बट यहाँ पर 4,2 नहीं है, इसलिए आपके यह सभी इनकरेक्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पर आना चाहिए आपका 4,2। जी हाँ फ्रेंड्स, 4,2 आना चाहिए, आपका वही विकल्प सही होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 भी दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने है कि दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जो दो भिन्न रेखाएं हैं उनमें कितने बिंदु यानी कि उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो सकते हैं, क्या 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो आपको पता होगा दो भिन्न रेखाओं की बात हो रही है, इसलिए आपका विकल्प कौन सा आना चाहिए, क्या 1 आएगा या फिर 2 आएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं क्या कहलाती हैं, यानी कि क्या बराबर होती हैं या फिर दोगुनी होती हैं, फिर आधी होती हैं, फिर बराबर नहीं होती हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देते हैं, आ चुका है आप सामने है कि 54 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है। फ्रेंड्स, जो 54 डिग्री का जो पूरा कोण होता है वह क्या होता है, क्या 30 डिग्री होता है या फिर 118 डिग्री होता है या फिर 28 डिग्री होता है या फिर 100 डिग्री होता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ बात हो रही है कि पूरा कोण क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि पूरा कोण इसका क्या होता है। तो आपको पता होगा कि एक यानी कि 180 डिग्री यानी कि जो 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री होता है वह पूरा कोण कहलाता है। तो 90 डिग्री से जब हम 58 यानी कि 54 डिग्री घटा देते हैं तो आपका मान निकल कर कितना आता है, तो आप इसे घटा दीजिए, आपका वही पूरा कोण हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देते हैं कि 68 डिग्री का संपूरक कोण क्या होता है। तो 68 डिग्री की बात हो रही है, तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, वह होगा 12 डिग्री, क्योंकि ये संपूरक कोण हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। इसमें से जब हम 68 घटाते हैं यानी कि 68 घटाते हैं तो आपका आंसर निकल के आता है यानी कि 112 डिग्री, यानी कि 112 डिग्री आपका जवाब क्या आएगा, 112 डिग्री, यानी कि आपका विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 18 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने क्वेश्चन नंबर यानी कि 23 है। 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं, क्या ऋजु कोण कहते हैं या फिर प्रतिवर्ती कोण कहते हैं या फिर संपूरक कोण कहते हैं या फिर अधिक कोण कहते हैं। तो आपको पता होगा कि 90 डिग्री से जो अधिक होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं, और संपूर्ण कोण 180 डिग्री को कहती हैं, और ऋजु कोण किसे कहती हैं, और प्रतिवर्ती कोण किसे कहती हैं। तो आपको पता होगा कि 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में जो होता है उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऋजु कोण कहते हैं या फिर प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, इन दोनों में से कॉमन आपको बताना होगा कि कौन सा कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देते हैं कि आकृति में ए ओ बी एक रेखा है, तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो ए ओ बी की बात हो रही है, ए ओ बी एक रेखा है तो एक्स के मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि एक रेखा पर बने 180 डिग्री यानी कि कोण बनते हैं, तो वह कितने बनते हैं, वह आपके बनते हैं 180 डिग्री, यानी कि 5 + 9 यानी कि 5 + 4 आपका 9s = 180 डिग्री आ जाएगा। तो 9 यानी कि s = आपका 20 डिग्री आएगा, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 भी चलते हैं, आ चुका है आप सामने है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बारहा बताया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए आपका जवाब थर्ड वाला सही हो जाएगा। दो सर्वांगसम यानी कि दो सर्वांगसम आकृति में होती हैं, तो क्या होती हैं, क्या समान होती हैं या फिर असमान होती हैं या फिर बड़ा होता है या फिर छोटा होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं कि इनमें यानी कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटी है। क्या ए ऐसे यानी कि एंगल साइड साइड है या फिर साइड साइड एंगल है या फिर एंगल 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 है या फिर साइड एंगल साइड है। तो आपको पता होगा कि कसौटी है तो इसमें से यानी कि साइड एंगल साइड भी होती है, इनके साइड एंगल साइड होती है और एंगल एंगल साइड भी होती है, और बट यहाँ पर साइड साइड एंगल होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह भी होती है। यहाँ पर होना चाहिए कि कौन कसौटी नहीं है, यहाँ पर ये सभी ही यानी कि एंगल साइड साइड भी आपकी कसौटी होती है और साइड साइड एंगल भी आपकी कसौटी होती है, और एंगल 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 यहाँ पर सही नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर बात होना चाहिए प्रश्न में उल्टा दिया जा रहा है कि इनमें से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी है, यानी कि अगर यहाँ पर कसौटी नहीं देना चाहिए, यहाँ पर कि नहीं है। फिलहाल क्या आप सही कर लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है, तो आपका जवाब आएगा थर्ड वाला, यानी कि एंगल 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 आपकी सर्वांग समता यानी कि कसौटी नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन 24 यानी 8 देते हैं कि त्रिभुज एबीसी में BC = AB और कोण B = 80 डिग्री, तो कोण A का मान आपको ज्ञात करना है। तो ABC की बात हो रही है तो BC = AB है, तो आपको यह भी बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन 29 देते
देते हैं। आज का ही आप सामने है कि त्रिभुज यानी कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो आपको 12 पता होगा कि चतुर्भुज के जो अंतः कोण होते हैं यानी कि जो अंदर के कोण होते हैं उनके कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है यानी कि 360 डिग्री होता है। इसलिए आपका विकल्प 4 वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इसका सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो सबसे बड़ा कोण क्या है तो वह है 13 यानी कि 13 की जब हम x से गुणा करते हैं तो आपका 13x आता है। बट यहाँ पर पहले तो हम सभी मान निकालते हैं तो आपका जवाब क्या आएगा। तो सबसे बड़े कोण का आपका सबसे बड़ा कोण आपको 100 यानी कि 56 डिग्री दिख रहा है। तो आपका फिलहाल की विकल्प सही होगा चौथा वाला ही। चलते हैं क्वेश्चन 31 देखते हैं। आज का ही आप सामने है कि क्वेश्चन 31 है कि वृत्त की यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या यानी कि वृत्त होता है। इसका क्या होता है यानी कि जो सबसे बड़ी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का उसे क्या कहते हैं। क्या त्रिज्या कहते हैं। नहीं दोस्तों, वृत्त की जो त्रिज्या होती है यानी वह केवल केंद्र यानी केंद्र से आपकी यहाँ पर जाती है तो वह आपकी त्रिज्या होती है। और व्यास होता है तो वह आपका सबसे बड़ा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह होती है आपकी व्यास होती है। और जीवा यानी कि जो जीवा होती है वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है। और वृत्तखंड तो आपका छोटा सा ही होता है, वही भी आपका जीवा का ही काम करता है। बट यहाँ पर व्यास जो होता है, व्यास जो केंद्र से जाता है तो वह आपका सबसे बड़ा होता है, सदैव सबसे बड़ा होता है। इसलिए आपका जवाब क्या होगा इनके व्यास होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि अर्धवृत्त का कोण होता है। फ्रेंड जो अर्धवृत्त होता है उसका कोण होता है क्या न्यून कोण होता है या फिर समकोण होता है या फिर अधिक कोण होता है या फिर ऋजु कोण होता है। तो आपको पता होगा कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह आपका यानी कि कैसा होता है। जो अर्धवृत्त इस तरीके से बनता है वह आपका क्या होता है, वह आपका अधिक कोण होता है फिर न्यून कोण होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। आज का ही आप सामने है, वेरी वेरी मस्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर 24 मीटर और 32 मीटर की हैं तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज का परिमाप होता है a+b+c यानी कि आप तीनों को जोड़ दीजिए तो 40 और 24 यानी कि 40 और 24 को जब हम जोड़ते हैं तो आपका 64 निकल कर आता है। और 64 में जब हम 32 जोड़ते हैं तो आपका कितना आएगा। 64 में जब हम 32 जोड़ते हैं तो आपका आएगा यानी कि 64 और प्लस 32 तो आपका 639 यानी कि 96 मीटर आपका आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 34 देते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 40 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और यानी कि 32 सेंटीमीटर है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। फ्रेंड्स जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह क्या होगा आपको यह बताना होगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह आपका होता है। तो आपका यहाँ पर यानी कि किससे निकल कर आ जाएगा आपका वह आएगा यानी कि हीरोन सूत्र से आपको निकल कर आएगा, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि एक घन का जिसका यानी कि एक घन है जिसका किनारा x है तो इसका पार्श्व यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होगा कि घन की पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात हो रही है तो आपका होगा 6a² यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपका यही होता है। और पार्श्व की बात हो रही है तो 4a² आपका आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 36 लेते हैं। आज का है आप सामने है कि किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। फ्रेंड्स घनाभ की बात हो रही है तो किनारों की संख्या इसमें कितनी होती है, वह होती है 12 होती है, क्योंकि इसमें क्या होती हैं आप इस तरीके से समझ सकते हैं। वो समय 37 देते हैं। आज का यहाँ सामने है एक घनाभ जिसकी लंबाई l है, लंबाई यानी कि चौड़ाई b है तो ऊंचाई h है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ की बात हो रही है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है वह होगा आपका 2lv + bh + hl। जी हाँ फ्रेंड्स आपका यह होगा आपका यानी कि आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका यह होगा। और पार्श्व की बात हो रही है यानी कि केवल अंदर और अंदर की बात होगी यानी कि आपकी चार भुजाओं की बात की जाएगी तो आपका ये निकल कर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 38 चलती हैं। आज का है आप सामने क्वेश्चन 38 है एक गोला जिसकी त्रिज्या r है इसका आयतन क्या होगा। तो आपको पता होगा कि गोली का आयतन 4/3 πr का क्यूब होता है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। 2/3 πr क्यूब होता है वह अर्धगोला का होता है और 1/3 πr² h आपका शंकु का होता है और 4 πr² यह आपका यानी कि गोली का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसलिए आपका जवाब क्या होगा आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। आज का है आप सामने कि मिलान चिन्ह मिलान आपके हैं यानी कि 5 हैं और यानी कि 4 की बारंबारता होगी वह होगी आपकी 9 होगी, क्योंकि 9 है क्योंकि यहाँ पर 5 का कार्य कर रहा है ये है यानी कि 4 ये हैं और 5वां वाला ये है और 4 ये हैं यानी कि 5 4 यानी कितने हो गए। तो आपको पता होगा कि 5 4 यानी कि 9 हो गए होते हैं, इसलिए आपका विकल्प सही यानी कि 4th वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 40 चलते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता है। फ्रेंड जो एक निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है, क्या आपको पता है। तो वह आपकी होती है 1। जी हाँ फ्रेंड्स 1 होती है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यानी कि 60 सेकंड भी देख लेते हैं बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द।